नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशाश्री एक बार फिर से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, इससे पहले आपने हमको जानकारी दी आम के पेड़ की और आम के फल की पूरी देखभाल के बारे में। लेकिन इसके बाद इस सीज़न में जो साल भर लोगों को इंतज़ार रहता है, वो है मुज़फ्फरपुर का फ़ेमस फल लीची। अ, और भी जगहों पर इसकी खेती अब होने लगी है, लेकिन मुज़फ्फरपुर अपनी लीची के लिए मशहूर है। तो इसके बारे में ना केवल हमारे मुज़फ्फरपुर बल्कि जहाँ-जहाँ पर भी लीची की खेती होती है, उसके किसान किन-किन बातों का ध्यान रखें, कब पेड़ लगाएँ, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे पहले तो इस बात से अवगत कराएँ कि अभी जो भी पेड़ हैं लीची के और उसमें मंजर लग चुके हैं और उसमें मौसम की वजह से जो नुकसान होता है, आखिर उससे कैसे खुद को बचा के रखेंगे? नमस्कार मैडम। अभी-अभी जो वर्तमान में जो ओला जो पड़ा है, जिससे जो है लीची के फल को भी जो है आपका पूरी तरह से कुछ न कुछ तो चोट लगा हुआ होगा। साथ-साथ होता है इस समय जो भी घायल जो फल है, पत्ती है और फफूंद रोग जो भी है, जैसे एंथ्रेक्नोज का प्रकोप बढ़ जाता है, शूटिंग मोल्ड नाम का भी रोग बढ़ जाता है, जीवाणु जनित जो रोग है वो भी उसका भी संक्रमण बहुत तीव्रता से बढ़ जाता है। और ये जो है जितने भी घाव होगा, जहाँ-जहाँ घाव होगा फल में, पौधे पर, जहाँ भी घाव होगा, तो वहाँ भी ये रोग फैलने का काम करता है। तो ये जो है ओले के प्रबंधन को तो हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे विदेशों में बहुत सारे जो होता है कि शेड नेट का प्रयोग किया जाता है, हेल नेट का प्रयोग किया जाता है। वैसे हमारे पास अभी नहीं है। वैसे अगर किसी भी किसान भाई को अगर आवश्यकता है, तो मौसम विभाग जो भविष्यवाणी करती है, बार-बार जो भविष्यवाणी करती है, लगातार करती है, हमारे यहाँ से एडवाइजरी सर्विसेज भी जारी की जाती है। तो अगर इस प्रकार का अगर समस्या आने वाला है, तब हम इससे रोकने के लिए हेलनेट, सेडनेट इत्यादि का हम व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि ओले को पूर्ण रूप से ओले का जो संपर्क हमारे फल से या पेड़-पौधे से नहीं होता है इस कारण से। तो अभी ठीक। जो वर्तमान में जो है, जो हो चुका है घटना, जो विगत कल या परसों कहीं-कहीं हुआ है, तो इसमें अगर हमारा जो भी किसान ग्रसित है, तो उस पर ये जो फफूंद और जीवाणु जनित जो रोग है, ये होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ठीक है। इसके निदान के लिए हम हमारे पास जो है, जो हमारे बाजार में उपलब्ध है बहुत सारे रसायन। हम कोई भी फफूंदनाशी जैसे कि थियोफिनेट मिथाइल ले लेंगे, क्लोरेंटानिलीप्रोल एक नाम का रसायन है उसको ले लेंगे। दूसरा या ना मिले तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, थियोफिनेट मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, या क्लोरेंटानिलीप्रोल होता है, ये रसायन जो होता है ये भी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, इसमें से कोई एक रसायन उसका निश्चित ही हम छिड़काव कर देंगे अपने लीची के बगान में, ताकि जो है हमारा जो ये फफूंद और बीजाणु जो जीवाणु जनित जो रोग जो फैलता है, जी। इसके प्रकोप से पौधे को या फल को बचाया जा सके। अच्छा, अच्छा बताइए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि बारिश तो हो गई, जो मंजर झड़े वो तो एक नुकसान है, लेकिन इसके बाद फफूंद से बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस जानकारी का किसान भाई जो है वो निश्चित रूप से लाभ उठाएँगे। पौधे रोपण के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार जो है इसी समय में छुट्टियों में लोग अपने घर आते हैं, तो पौधे रोपण के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा है? क्या इस समय में भी लीची का पौधा लगा सकते हैं हम? मैडम ये अभी जो समय है, जो पौधा रोपने के लिए अभी उपयुक्त समय है। तो ठीक है। इसमें जो है हम जो है सेम जो आम के पौधे में जो होता है, अप्रैल के महीने में जो है, अप्रैल चल रहा है अभी, लास्ट चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, तो हम 15 मई तक हुँ, हम हुँ। जो है अपने बागान का 2 से 3 जोताई हम कल्टीवेटर से कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उस पर हम पाटा लगा लेते हैं, रोटावेटर से ना, हमें करना है कल्टीवेटर से खेत की जुताई, ताकि वो खेत की जुताई गहरी जुताई हो जाए, रोटावेटर से नहीं करनी है। और हम पाटा लगा देते हैं। हुँ, पेड़ हुँ। को हम वर्गाकार विधि से अगर लगाते हैं, 3 प्रकार का विधि है, जो आम का जो चल रहा था, आपका जो ये टॉक चल रहा था आम के फसल के समय उसने बताया था, त्रिभुजाकार विधि, वर्गाकार विधि और खरबूजाकार विधि। लेकिन ठीक है। लीची के वर्गाकार विधि लगाने से क्या होता है, 5 साल तक, 5 से 6 साल तक हम लीची के बगान में अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। ठीक है। हुँ, हुँ। जिससे क्या होगा कि हमारा खेत
फंसा हुआ नहीं रहेगा, और हम इससे क्या करते हैं, हम लाभ ले सकते हैं। पेड़ का वृद्धि विकास होता है कि बार बार 5 साल तक लगातार जुताई कोड़ाई होने से, खाद उर्वरक पड़ने से पेड़ का भी वृद्धि विकास अच्छा होता है। इसमें ठीक क्या होता है, पौधे लगाने से पहले हम वर्गाकार विधि में जो दूरी निश्चित है, दूरी क्या है कि लीची के बागान में हम 10 मीटर की दूरी रखें। आजकल तो 6 मीटर की दूरी पे भी लगाया जा रहा है, जिसको हम घना सघन बागवानी बोलते हैं इसमें ठीक भी। लेकिन सघन बागवानी में मैनेजमेंट बहुत ही टफ है, और जो किसान भाई करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का उनको जानकारी है कैसे करे, तो लगा सकते हैं, सघन बागवानी भी लगा सकते हैं। लेकिन 10 मीटर की दूरी पर लीची का पेड़ लगाया जाता है। इसमें ठीक क्या क्या होता है, 10 मीटर की दूरी पर हम अप्रैल मई के द्वितीय सप्ताह में लगाने का समय होता है। गड्ढा खोदने का होता है। 9 से 10 मीटर की दूरी पर 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर का व्यास वाली हम गड्ढा बना लेते हैं, और उस गहराई भी 1 मीटर, 90 सेंटीमीटर से एक मीटर तक की होनी चाहिए। इस प्रकार के गड्ढा हम बना लेते हैं। गड्ढा के ऊपर का आधा मिट्टी जो है अलग हम रख लेते हैं, आधा मिट्टी जो है हम अलग रख लेते हैं। तो सबसे है। नीचे वाले मिट्टी को हम यूज नहीं करते हैं। गड्ढे से निकाली गई जो आधी मिट्टी है, उस मिट्टी में हम क्या करते हैं कि हम प्रत्येक पेड़ जो है 40 किलोग्राम जी। कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, 2 से 3 किलोग्राम चूना, सिंगल सुपर फॉस्फेट बाजार में मिलता है 2 से 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलता है 1 किलोग्राम, एक वेसिकुलर रबस्कुलर माइक्रोराइजा होता है। ठीक है। वेसिकुलर रबस्कुलर माइक्रोराइजा जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ये अगर आपको बाजार में मिल जाए तो आप 50 ग्राम डालेंगे, या किसी पुराने बागान में जहाँ उर्वर मिट्टी है, जहाँ का लीची अच्छा होता है, उस बागान के पेड़ के जड़ के आसपास का 1 टोकरी मिट्टी हम उसमें मिला देते हैं, और क्लोरोपाइरिफॉस 4G या दानेदार आता है 50 ग्राम प्रत्येक गड्ढे के जड़ से मिला। प्रत्येक गड्ढे में क्या करना है, 40 किलोग्राम कंपोस्ट या गोबर का सड़ी खाद, चूना 2 से 3 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 से 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम, और वेसिकुलर रबस्कुलर माइक्रोराइजा या पुराने बाग का जड़ के आसपास का मिट्टी 1 टोकरी, या आपका मैक्रोराइजा मिल जाए तो 50 ग्राम हम उसमें मिला देते हैं। साथ साथ कीट के नियंत्रण के लिए हम थाइमेट जो है 50 ग्राम मिला देते हैं। ठीक इस है। और गड्ढे को भर देते हैं। और गड्ढे को जब भी हम भरते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा गहराई पर भरते हैं। ठीक है। जिस इसके तरह बाद से पौधा पौधा जो है, जब पौधा को हम मिट्टी को काट करके हम जून जुलाई के बीच में हम पौधे का जब खरपतवार उग जाता है, तो ऊपर का 10-15 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ जो गड्ढा के ऊपर ऊंचा उठा मिट्टी है, उसको हटा देते हैं जमीन की सतह से, और ठीक है। थाले भर हम जो है, थाले भर उसमें पौधे की रोपाई कर देते हैं। रोपाई के बाद क्या करते हैं, हम 2 से 3 बाल्टी पानी, कहने का 20 से 30 लीटर पानी हम प्रत्येक पेड़ में हम डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है। आपने बताया ये पौधा रोपण का तरीका, जिस तरह से आपने आम के बारे में बताया कि किस तरह से उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उसमें खाद और अन्य उर्वरक जो है वो उसमें डाले जाते हैं, तो क्या इस तरह का कुछ ध्यान लीची के पौधे के लिए भी रखना होता है? हाँ मैडम, इसमें भी रखने की बात आती है। जैसे हमको देना पहला साल, रोपाई के बाद जो आएगा 1 साल हो जाएगा पौधा तब, और 5 से 6 साल के बाद 5 से 6 साल के बीच में जो प्रत्येक पौधा को देंगे, 5 साल तक, 5 से 6 साल तक देते रहेंगे। और जो पुराना पौधा है उसके लिए अलग अलग आता है। तो प्रथम वर्ष जो हम देंगे 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम अंडी की खल्ली, 500 ग्राम करंज की खली, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे प्रथम ठीक साल। है। प्रथम साल 20 किलोग्राम कंपोस्ट या गोबर का सड़ा खाद, अंडी की खली 1 किलोग्राम, नीम और करंज की खली 500 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 ग्राम डालेंगे। जी। उसके बाद ये 5 साल तक पड़ेगा। पाँच से लेकर के और 10 साल तक का जो है पौधे को 10 किलोग्राम कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, 500 ग्राम अंडे की खली, नीम या करंज की खली 500 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 250 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 ग्राम, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बाजार में मिलता है 500 ग्राम डालें। ठीक और है। पुराने पेड़ जो 10 साल से ऊपर का पेड़ होता है, उसमें कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 60 किलोग्राम,
अंडे की खल्ली 5 किलोग्राम, नीम या करंज की खल्ली 3 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 5 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम और कैल्शियम अमोनियम 4 किलोग्राम। ये हम डालते रहेंगे 10 साल से ऊपर के पौधे में, प्रत्येक साल हम डालते रहेंगे। हमारा पौधा का वृद्धि विकास अच्छा होगा, फल का गुणवत्ता बना रहेगा, फल आकर्षक होगा। और ठीक ये है। जो है ये भी 2 समय पड़ेगा। हम्म। आधा कंपोस्ट की पूरी मात्रा और जो रासायनिक उर्वरक है उसकी आधी मात्रा फल तुराई के बाद, और अक्टूबर नवंबर के महीने में आधी मात्रा पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो गई इसके जो पेड़ हैं, जो फलदार पेड़ हैं, उनकी देखभाल और उनका जो पूरा ध्यान रखना है, किस तरह से उर्वरक डालना है, इसके बारे में आपने बताया। एक चीज़ और, हालाँकि ये आपके ही विभाग से जुड़ा है, लेकिन थोड़ा ये नया-नया शुरू हुआ है कि लीची के जो पेड़ होते हैं और उसमें जब मंजर आया होता है, तो उस वक़्त में ही जो आजकल मधु यानी हॉर्टिकल्चर को भी जोड़ दिया गया है। हॉर्टिकल्चर का जुड़ जाना लीची के फल के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है? इसके बारे में अगर आप बताएँ तो जो हमारे लीची के किसान भाई हैं वो दुगना लाभ उठा सकते हैं। मैडम, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। कहने का अर्थ है कि लीची के बागान में हम मधुमक्खी पालन, लीची जी, के साथ मधुमक्खी पालन, तो जी, या मधु उत्पादन, ये जी, दो जो है, इससे क्या होगा कि हमारा मधु भी अच्छा होगा, मधु से भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ हम लीची का उत्पादन ही बढ़ा सकते हैं। लीची क्या करता है, लीची में मधुमक्खी क्या करता है, पर परागण करता है। पर परागण करने से क्या होता है कि हमारा लीची की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और अच्छा लीची, अच्छे मात्रा, भारी मात्रा में लीची का उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। हम तो किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अगर आपके पास मधुमक्खी पालन की जानकारी नहीं हो तो ले लें और अपने बागान में मधुमक्खी पालन करें। या अगर नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे जो पड़ोस में कोई भी मधुमक्खी पालन करना करना चाह रहे हो, या दूर में आपसे दूर जानकारी हो तो मधुमक्खी पालन कर रहा है, उसे अपने बागान में आमंत्रित करें और ठीक है। कहें कि मधुमक्खी का बक्सा जो है हमारे बागान में भाई साहब रख दीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो जाए, हमको भी फायदा हो जाए। वैसे तो मधुमक्खी पालन करने वाले तो प्रति कट्ठे या प्रति हेक्टेयर के दर से उसका रेट भी देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए तैयार है, रेट भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार से भी हो, जैसे हुँ। भी हो, आपसे अनुरोध मैं यही करता हूं कि आप अपने बागान में मधुमक्खी बक्से रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके फसल में पर परागण अच्छा हो और अधिक से अधिक मात्रा में लीची उत्पादन कर सके। जी, ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आपने आम के बारे में जब बताया था, तो आपने मक्खी जो हाउस फ्लाइज़ होती हैं, उनका इम्पोर्टेंस आपने बताया था, तभी मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर शायद ये जो मधुमक्खियों का जो पालन है और उससे मधु उत्पादन, शायद उसी बात को ध्यान में रख कर के लाया गया होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस मैम, आप सही कह रहे हैं। जी। इसके अलावा 2019 एक ऐसा साल रहा जिसमें कि बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर प्रांत में एईएस यानी चमकी बुखार जो है, उससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए, जिसके बाद से लीची के प्रति एक भ्रांति फैल गई और कहीं न कहीं लीची के किसान बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुए इस मामले में। इसके विषय पर अगर आप कुछ कहें, जिससे कि हमारे जो लीची के किसान जो थोड़े हतोत्साहित हुए हैं, उनके अंदर उत्साह आए और उनके मन में फिर से लीची को वही पहचान जिससे कि वो अच्छी खासी आमदनी ले सकें, उसके प्रति उनके मन में प्रोत्साहन आए, ऐसी जानकारी अगर आप दें। ये तो रिसर्च की विषय है मैडम, कि बहुत सारे कमिटी इस पे गठित हुई है, और अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिसर्च चलाए जा रहे हैं। कोई सुअर पे कर रहे हैं, कोई पोल्ट्री पे कर रहे हैं, कोई लीची पे कर रहे हैं। और चिकनगुनिया रोग ने इसको बोला जाता है, लीची से इन्फ्लुएंसाइटिस। तो ये जो इंटरेस्ट है, इस पर ये रोग जो होता है लीची से होता है क्या, ये अभी जो इस पर कुछ विवादास्पद है कि बहुत सारे जगहों में लीची की खेती हो रही है, और ये रोग मुजफ्फरपुर जिले के आसपास ही क्यों नहीं हो रहा है। किसान किसान भाई को कहना चाहूंगा कि लीची का खेती आप करें, अच्छा करें, उसको अच्छा प्रबंधन करें, और अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। ये समस्या लीची से है या कहाँ से हो रही है, उत्पन्न हो रही है, यह भी विवादास्पद है। तो हम अनुरोध करेंगे कि आप निश्चित ही लीची का अच्छा प्रबंधन करेंगे। आप सलाह ये देंगे कि लीची खाने के बाद, हमारे तरफ से जो मैंने देखा, खुद ही भोगा है, अगल बगल के जो हमारे, तो कुछ जो हमारे साथ रहते हैं, या जो अगल बगल में जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, वो भी बताते हैं कि लीची खाने के बाद पानी पीने से क्या होता है, शुगर अचानक कम हो जाता है। अब ये वास्तव में सही या नहीं, ये भी रिसर्च का विषय है। तो लीची खाने के बाद, तुरंत खाने के बाद पानी का सेवन नहीं करेंगे।
जी, जी। ऐसे भी हम अपने नानी-दादियों के मुँह से हम ये सुनते आए हैं कि फल खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये तो चलिए मेडिकल का विषय हो गया, वापस आते हैं लीची के जो किसान हैं उनके मुद्दे पर। और इनके साथ क्या-क्या, क्योंकि जो प्रबंधन की बात आपने कही, क्यों इसमें प्रबंधन में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं? क्योंकि मैंने ठीक से इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी ऐसे इकट्ठा नहीं की है। लीची के किसानों के सामने जो उनके पेड़ लग गए, जो उनका पूरा कलमगाछी है, उनके सामने कौन-कौन सी प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ होती हैं और उसका सामना वो कैसे कर सकते हैं? एक तो समस्या है फल एवं बीज बेधक कीट का समस्या जो काफी है लीची का, जिसके कारण काफी नुकसान होता है, किसान को काफी आर्थिक का स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। हमारा मार्केट रेट कम मिलता है, बागान में ही झड़ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ये जो फल बेधक कीट है, जो उसको बीज बेधक भी बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं फल फल फ्रूट एंड सूट बोरर नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसका दो पीढ़ी होता है इस कीड़े का। एक तो आपको जब लौंग के आकार का हो जाता है उस समय, और दूसरा होता है फल जब बनने लगता है उस समय में। ये दो समय जो होता है पकने से पूर्व, और एक लौंग के आकार का हो जाता है तब। माने जब ये लीची का आकार 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, लौंग का आकार का हो जाता है, पहला पीढ़ी का संक्रमण होता है। इसमें ठीक क्या है। होता है, ये फल झड़ने लगता है। अगर इसका ज्यादा संक्रमण हो जाता है तो लीची का फल अधिक मात्रा में झड़ने लगता है। दूसरा पीढ़ी का जो आक्रमण होता है रंग बनने के समय में, फल में रंग बनने के समय में, तुराई से 15-20 दिन पहले होता है। इस समय जो होता है फल का उपभोग, जो भी फल है उसका जो है, जो खाने के लायक नहीं रहता है। और जब हम फल खाते हैं तो कीड़े को देख करके हम उसको क्या कहते हैं कि हम फेंक देते हैं, या हटा दूर फेंक देते हैं उसको। जी। इससे काफी नुकसान होती है। किसान जो खरीद लेता है, जो कंज्यूमर खरीद लेता है, उसको भी नुकसान होता है, और दूसरा जो है जो किसान करता है उसको भी नुकसान पहुंच जाता है। तो हुँ, हुँ। इसमें ये होता है कि वयस्क फल जब होता है, जब लीची जब पीला हो जाता है, फल रंग पकड़ने लगता है, उस समय डंठल के अंत में वहां पर अंडा दे देता है, फल पर में देता है। और उसका वहां से उसका एक लार्वा, कैटरपिलर हम लोग बोलते हैं, निकल करके फल के डंठल के अंत में अच्छा। अंडा देता है। वहां जी, निकल करके छिद्र करके उसके फल पक के जाता अंदर है। चला जाता जी, है। जी। हाँ, उसके अंदर जा करके वहां पर उसके गुदा को खा जाता है, भोजन करना पड़ा, और जिस कारण फल झड़ने लगता है। तो हाँ ये जी। जब फल को जब हम देखते हैं, जब फल को तोड़ाई के बाद जब पक जाता है, तब जब हम डंठल के पास देखते हैं कि वहां से फल का विष्ठा पाया जाता है। जहां से हुँ, फल का कोई छेद छेद देखा जाता है, वहां से फल निकल जाता है। तो ये जो है, जो पीला जब लाल होने लगता है, उसमें नम मौसम हो, हल्का फुल्का हो, तो उसमें जो है ये कीट का प्रकोप अच्छा बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ जाता है। और ये जो होता है ना कीट, उसके द्वारा जो है फल का रंग भी अलग से अलग हुँ, बदल जाता है। ठीक इसमें है। जो हम लोग कह रहे हैं कि जब फल जो लौंग आकार का हो जाए, लौंग हुँ, आकार से पहले, तो ठीक है। इसमें निम्बिस्टीन आता है या निम्बीन आता है। ये हुँ, रसायन, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट भी आता है। ठीक है। एजाडाइटिन के नाम से भी मार्केट में 1500 ppm रसायन मिलता है। ये हुँ, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके हम छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ये जैविक कीटनाशक के रूप में काम करेगा। तो ये हुँ, नीम नीम एजाडाइटिन, माने हुँ, कहने का अर्थ है कि नीम तेल हुँ, पंद्रह हुँ, सौ ppm, पांच ठीक है। मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। तो ये हुँ, कीट का समस्या कम हो जाता है। अब हुँ, फल लगने के 10 दिन बाद जब फल लग जाए, अच्छा से लग जाए, तब जी। फल बन जाए, तब मटर दाने के आकार का हो जाए, इस हुँ, समय इमिडा क्लोरोपिड नाम का रसायन आता है। इसका हुँ, 0.7 से 1 मिलीलीटर रसायन को प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। और हुँ, इस छिड़काव को 10 से 12 दिन के बाद फिर से हम दोहरा देते हैं। अब हुँ, फल तुराई के 10 से 12 दिन पूर्व, जब जी, तोड़ने लायक हो जाता है, उससे 10 से 12 दिन पूर्व एस्पाइनोसाइड नाम का दवा रसायन आता है। ठीक है। स्पाइनोसाइड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार की समस्या नहीं रहती। कहने का अर्थ है कि जब लौंग के आकार का हो जाए तो नीम तेल 1500 ppm, जी, 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। फल जब मटर आकार का हो जाए
उसमें हम इमिडाक्लोरोपिड नाम का रसायन आता है, जिसको हम आधा ml से लेके 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके स्प्रे करेंगे। और तीसरा जो है छिड़काव, फल तोड़ाई के 10 से 12 दिन पूर्व जो है हम स्पाइनोटेरम होगा तो 1 ml 4 लीटर पानी में, या स्पाइनोसेड होगा तो 1 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर स्प्रे करेंगे, तो इस प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी। देखिए, बताइए ये सच में हमने भी देखा है कि वो लीची के फल पूरी तरह से ऊपर से तो बिल्कुल साबुत दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर में कई बार हमको कीड़ा दिखाई देता है। और आज आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आखिर वो कीड़ा कितने छोटी उम्र में ही जो है वो लीची के फल को अटैक कर चुका होता है और कितना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है लीची के फल को जब वो लगने लगते हैं उसके बाद। मैं एक सवाल जो पौधा रोपण के समय में आपसे पूछना भूल गई थी कि क्या कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसको ध्यान में रख करके उस पर्टिकुलर वैरायटी को अगर वो खरीदे हमारे किसान भाई उस पौधे को, जिससे उनको ज्यादा मार्केट वैल्यू मिल सके? हमारे मुजफ्फरपुर में तो बेसिकली शाही लीची विख्यात है, हाँ, और लेकिन तो अगर कहना नहीं। मान लीजिए कि अब दूसरे राज्यों में भी अगर चाहें कोई, जैसे आम लगभग लगभग पूरे देश भर में होता है, तो अगर खेती लीची के लिए भी अगर खेती करना चाहें हमारे दूसरे राज्यों के, दूसरे क्षेत्रों के किसान, तो वो किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी वैरायटी को चूज करें? वैरायटी बहुत सारा आता है, सही वैरायटी बहुत ही अच्छा है, समय के आधार पे है। जैसे शाही लीची है, उत्तरी बिहार के लिए होता है शाही, रोज सेंटेड, चाइना, बॉम्बे ग्रीन, कल्याणी सिलेक्शन, ये सब जो वैरायटी है ये सब उत्तरी बिहार के लिए। पूर्वी बिहार के लिए कस्बा एवं पूर्वी, ये दो प्रकार का वैरायटी है जो पूर्वी बिहार के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अर्ली बेदाना और लेट बेदाना वहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रभेद है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो रोज सेंटेड, देहरादून, कलकतिया, ये सब वैरायटी बहुत ही अच्छा है। पंजाब की बात करें तो सीडलेस और लेट बेदाना, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर में जो आपका है, इसमें स्वर्ण रूपा ऐसा एक शाही एक लीची की वैरायटी है, जिसको आप प्रयोग करने से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, तो इसी बहाने हमें ये भी पता चल गया कि हमारे भारत में कौन-कौन सी जगहों पर जो है वो लीची की अच्छी खासी जो है वो पैदावार की जाती है। लीची के किसानों के साथ अभी भी एक समस्या सबसे बड़ी है जो कि अभी तक उसका कोई बहुत गहरा समाधान मुझे लगता है नहीं हो पाया है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि लीची आ तो जाता है लेकिन इसकी जो लाइफ है, प्रिजर्वेशन जो लाइफ स्पैन है वो इतना कम होता है, और अगर है भी तो शायद वो काफ़ी महँगा है, जो उनको जल्दी से जल्दी औने-पौने दाम में लीची बेच देने के लिए विवश कर देता है। इसके ऊपर क्या कार्य हो रहे हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा उसका लाइफ स्पैन बढ़ाया जा सके और लीची के किसान ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें इसका? इस पर मैम रिसर्च अभी चल ही रही है, जी। और आप आशा करते हैं कि रिसर्च अगर सक्सेस हो जाए। बहुत जगह बोला जाता है कि सक्सेस है, और हुँ। इसके बारे में हमें उतना जानकारी नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, जो हम जी, शेयर जी। नहीं कर सकते किसान भाइयों। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो फल हैं, जो नेचुरल विधि है, उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, उसके लिए अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं वो, विशेष रूप से फल आने से लेकर के पूरे उसके पकने तक का, तो उनको अच्छी खासी फल जो है वो मिल सकती है हर एक अ, सीज़न में। इसमें एक है कि जैसे हम बोरन की बात करते हैं, छिलका फटना वगैरह ये सब जो है, ज्यादा अगर रस बनता है लीची में तो छिलका कड़ा हो जाने के कारण फट जाता है। तो ठीक किसान है। भाइयों से हम अनुरोध ये करेंगे कि आप कम से कम 2 बार हुँ, हुँ। अपना जो स्प्रे करते हैं, कोई भी कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे में 2 स्प्रे में निश्चित ही बोरेक्स या डाइसोडियम ऑक्टोबोरेट टेट्राहाइड्रेट, बोरेक्स अगर मिले तो 3 ग्राम, और डाइसोडियम ऑक्टोबोरेट टेट्राहाइड्रेट मिले तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके स्प्रे करेंगे। और हम निवेदन ये भी करते हैं कि कैल्शियम युक्त बोरन बोरन और कैल्शियम युक्त रसायन, जो हुँ, कि हुँ। कैलबोर, कैल्सीबोर, इस सब के नाम से आता है, किस किस कंपनी का चमक के नाम से आता है। तो आप इस सब रसायन का प्रयोग करेंगे अपने जैसे आपका कुछ आता है सोयल एप्लीकेशन के लिए, तो सोयल एप्लीकेशन में अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रयोग करेंगे। ठीक है। 200 से 250 ग्राम प्रति पेड़ की दर से, 10 साल से ऊपर के पेड़ में। और चमक नाम का रसायन आता है, इसमें कैल्शियम बोरन है, 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से 2 स्प्रे में अगर मिला देते हैं, तो आपका लीची जो है की लॉन्जेविटी बढ़ सकती है। ठीक है। तो ये तमाम जानकारियाँ हुई। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो हमारे लीची के किसान भाइयों को, तो वो आप बताइए?
लीची के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि बहुत जगह देखा गया है कि अक्टूबर के महीने में जो हम लोग बताते हैं कि चूना और ब्लैटॉक्स कॉपर फंगिसाइड और चूना का घोल बना करके आप पेड़ पौधे को लीची के पेड़ वृक्ष को आप 3 मीटर की दूरी तक तना को जमीन से लेकर के 3 मीटर की दूरी तक ये कर पेस्टिंग कर दें। तो ठीक है। ये बहुत सारे किसान नहीं करते हैं, करते भी है तो या तो पहले कर देते हैं, जून जुलाई में भी कितने को करते देखा, कोई दिसंबर महीना में भी करते हैं। तो ये ना करके अक्टूबर नवंबर में अगर करेंगे, 1 लीटर पानी की दर से आप जो है आप ले लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे चूना और तुतिया का, या नहीं मिले तो ब्लैटॉक्स 50 मिलता है, उसको भी मिला देंगे प्रति लीटर पानी की दर से 4 ग्राम, और उसमें जो है उसका पेस्ट बना करके लगा देंगे। कोई किसान भाई सिर्फ चूना का ही करते हैं तो चूना नहीं, उसमें ब्लाइटॉक्स भी प्रति लीटर पानी की तरफ से 4 ग्राम मिला करके घोल बना करके स्प्रे कर देंगे। दूसरी बात होती है कि खरपतवार की समस्या है, लीची में या आम के बागान, ये दोनों में खरपतवार की काफी समस्या होती है। जो क्या होता है कि किसी बहुत सारे कीड़े के लिए होस्ट का काम करता है। तो खरपतवार का प्रबंधन निश्चित रूप से करेंगे। अब तो अभी तो समय नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में आम के बागान में ग्लाइफोसेट नाम का रसायन आता है, उसको अगर स्प्रे कर देते हैं सारे खरपतवार जल के नष्ट हो जाएंगे। आपका लीची बागान में कीटे की समस्या नहीं आएगी, और प्लस जो कंपटीशन होता है जो पोषक तत्वों का खरपतवार के साथ, वो भी नहीं होगा। और आपका अच्छा बागान अगर अच्छा साफ सुथरा रहा तो कीट का प्रकोप कम होगा। दूसरी बात ये है कि लीची में एक मीली बग की समस्या आती है, या कीट बोलते हैं, ये काफी प्रभावित करता है पेड़ पे। इसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो जमीन से चलकर रेंगते हुए पेड़ के तना से होते हुए, और पेड़ के ऊपर में जहाँ पर फल लगा रहता है वहां पर डाली के पास जाकर वहां रस चूसता है, जिससे लीची के फल झड़ने लगते हैं। तो आप जो है मई जून के महीने में बागान का जुताई निश्चित ही करेंगे। जड़ के आसपास जो है आप क्लोरोपाइरीफास 4G जो होता है 200 से 250 ग्राम प्रति पेड़ के दर से डाल करके मिट्टी में मिला करके पटवन कर देंगे, ताकि आपका जो है मिलीबग की समस्या समाप्त हो जाए। ठीक है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपने दी कि किस तरह से लीची के पौधे को अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन-सा उपयुक्त समय है, कैसे उसकी देखभाल करें, उसका प्रबंधन करें। यहाँ तक कि खरपतवार जो लीची के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान, किसी भी पेड़ के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इस फल के लिए भी नुकसानदेह है, उसके लिए भी आपने तमाम जानकारियाँ दी। इन तमाम जानकारियों को फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। हमारे साथ थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।